हेलो मैजिशियंस, मैजिक की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस प्यारी सी जादुई जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज डे नंबर 7 है। डे नंबर 7 शुरू करने से पहले हम रिवाइज करते हैं कि इससे पहले हमने क्या सीखा। डे नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतें गिने। डे नंबर 2, द मैजिक रॉक, जादुई पत्थर। डे नंबर 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध। डे नंबर 4, मैजिकल हेल्थ, जादुई स्वस्थ। डे नंबर 5, मैजिक मनी, जादुई धन। डे नंबर 6, वर्क्स लाइक मैजिक, जादू की तरह काम करना। और आज है डे नंबर 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। चैप्टर शुरू करने से पहले अभी स्क्रीन पे आपको एक फोटोग्राफ दिखाई दे रही होगी। इसे बहुत ध्यान से देखिए, इसे बड़े ध्यान से देखिए। क्या दिखाई दे रहा है? आपको डबल शटर वाला दरवाजा दिखाई दे रहा होगा, जिसका एक दरवाजा बंद है और एक आधा खुला हुआ है, जिसमें से कुछ चमकती हुई सी रोशनी बाहर आ रही है। तो आज का चैप्टर इसी पे है कि कैसे हम उस अंधकार से खुद को रोशनी में ला सकते हैं। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। डे नंबर 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। चैप्टर शुरू होता है एक कोट के साथ, अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बात बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति हमेशा थैंकफुल रहता है, हमेशा ग्रेटफुल रहता है, वो हर चीज के लिए, हर सिचुएशन में वो हमेशा थैंकफुल ही रहता है, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी होती है हर चीज में अच्छी चीजों को ढूंढना, उन्हें देखना। तो आज हम इस प्रैक्टिस में यही सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर। हमारे लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं: रिलेशनशिप का एरिया, हेल्थ का एरिया, मनी का एरिया और करियर का एरिया। आज रोंडा बर्न हमें उनके बारे में ही बता रही है कि अगर आप अपनी चीज़ों को लेके नेगेटिव हो, अपनी चीज़ों को लेके अनग्रेटफुल हो, इन चारों में से किसी भी एरिया में या इन चारों एरिया में, तो आप एक बार चेक करना कि आप देखना कि आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। मतलब कि जो आपके पास है उन चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर रहे हो। और जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो आप उनको ये बता रहे हो कि आपकी लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है। और जब किसी को ये पता चलता है कि हमारी इम्पोर्टेंस नहीं है तो वो वहाँ पे नहीं ठहरता है। इसलिए एक बार चेक करना कि क्या आपकी लाइफ में इन चारों एरिया में से किसी भी एरिया में कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि रिश्तों में कोई उलझन है, कोई फाइनेंशियल प्रेशर है आपके ऊपर अभी, या हेल्थ में कोई गड़बड़ी है, या जॉब के साथ कोई प्रॉब्लम है। इनमें से अगर कुछ भी आपके साथ है, चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, तो आप देखना कि आप लंबे टाइम से उन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ नहीं थे। और जब आप किसी चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं होते हो तो जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। तो जब आप चीज़ों की नेगेटिव साइड को देख रहे थे तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा। नेगेटिव सिचुएशंस आपके सामने आएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत लंबे टाइम से ग्रैटिट्यूड गायब था। इसलिए कभी भी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लें अपनी ज़िंदगी में। हर किसी का कोई ना कोई रोल होता है। ये तो सबने सुना होगा, जब कोई हमारे पास होता है, कोई भी चीज़ हमारे पास होती है, तब तक हमें उसकी कदर नहीं होती है। जब वो हमसे दूर चली जाती है तब हमें उसकी वैल्यू का एहसास होता है।
इसलिए जब है तब हमें एहसास करना है, तब हमें कदर करनी है। तो रोंडा बर्न कहती हैं कि जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, जब हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो उसका मतलब है कि हम वहाँ पे धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ग्रेटफुलनेस का उल्टा है चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना। तो जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो जादू वहाँ पे कभी काम नहीं कर पाएगा, जादू वहाँ पे सक्रिय नहीं हो पाएगा। आप जादू को वहाँ काम करने से रोक दोगे। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीज़ों को नज़रअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। यही वो इस पैराग्राफ में हमें समझाना चाहती हैं। आगे वो कहती हैं कि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, जब हम हेल्थ के एरिया में बहुत अच्छे होते हैं। अब देखो, चाइल्डहुड में और यंग एज में बहुत सारे लोग होते हैं जिनका हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब कि बिल्कुल बिंदास होते हैं वो। तो जब तक हमारे पास वो चीज़ होती है तब तक हम उसकी इम्पोर्टेंस को नोटिस भी नहीं करते हैं। और जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है, जब हम कभी बीमार पड़ते हैं, कभी सर्दी जुकाम हमें होता है या कहीं भी हमें चोट लगती है, तब हम हाय तौबा मचा देते हैं। समझ रहे हो आप? जब अच्छे थे तब उसके लिए कभी थैंक यू नहीं कहा। दांत अच्छे से काम कर रहे हैं, खाना आप चबा पाते हो, कोई सेंसिटिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, गर्म खाना, ठंडा खाना, हर टाइप का खाना आप आराम से खा सकते हो। कभी दांतों को थैंक यू बोला? कभी जीभ को थैंक यू बोला कि अच्छे से टेस्ट कर पाती हो तुम? थैंक यू जीभ, थैंक यू दांत, थैंक यू मुंह, अच्छे से चलता है हमारा मुंह। तो कभी इसको थैंक यू नहीं बोला। आवाज को कभी थैंक यू बोला, अपनी आवाज को। कभी नाक को थैंक यू बोला, सांस कितने प्रॉपर वे में हमें आती है। पर जब सर्दी जुकाम होता है तो क्या होता है? नाक बंद हो जाती है, आवाज भारी हो जाती है और टेस्ट का कुछ पता नहीं चलता है। तब हम हाय तौबा मचा देते हैं। तो जब चीजें हमारे पास थी तब तो हमने उनकी कदर नहीं की, तब तो हमने कभी उनको थैंक यू नहीं बोला। पर जब वो हमसे थोड़ी सी दूर चली जाती हैं, चाहे वो टेम्पररी ही जाए, तब हमें उनकी कीमत का एहसास होता है। और फिर क्या होता है? जब तक बीमार रहोगे तब तक कीमत रहेगी, तब तक बोलोगे एक बार ठीक हो जाए, फिर से बैक टू वही कि भूल जाते हैं कदर। आगे वो कहती है कि अगर आप रोज अपनी जॉब पे जाते हो तो आप क्या कभी ग्रेटफुल हुए हो उस चीज़ के लिए? या आप वैसे बोलते हो मेरा जॉब अच्छा नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरी सैलरी कम है, हम इतना काम करते हैं फिर भी बहुत कम सैलरी देते हैं, कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ये सब वो सब। तब हम उस जॉब के लिए ग्रेटफुल नहीं थे। पर जिस दिन आपको पता चलता है कि होता है ना कई बार कि कुछ लोगों को वो स्क्रीनिंग करने लग जाते हैं लोगों की, चाहे वो काफ़ी टाइम से ही कुछ काम कर रहे हो, या किसी दिन आपको पता चलता है कि अब निकालने वाले हैं हमें या कोई छंटनी होने वाली है, तब आप उनके ग्रेटफुल हो जाते हो कि चलो जैसे भी है ठीक है, एटलीस्ट महीने में तनख्वाह तो आ जाती है जिससे हम घर का खर्च ला जाते हैं, पास में ही थी, रोज आना जाना हो जाता था घर से। कुछ इस तरीके की बातें आपने सुनी होगी या खुद भी करते हैं हम। तो इस तरह से क्या होता है कि जब जॉब हमारे पास थी, रोज जॉब पे जाते थे, पर रोज उसके बाद में कुछ ना कुछ शिकायत करते रहते थे, कुछ नेगेटिव बोलते रहते थे। और जिस दिन पता चलता है कि जॉब जाने वाली है, उस दिन फिर वो जॉब अच्छी लगने लग जाती है। या एक और एग्जांपल देती हैं वो कहती हैं कि आपको जब सैलरी मिलती है या आप कोई बिल देते हो, इनमें से कुछ भी जब आप रिसीव करते हो इन चीज़ों को, तो क्या आप ग्रेटफुल होते हो? या आप अपनी सैलरी और अपनी पेमेंट्स को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो? वही है ना। वैसे बोलेंगे सैलरी कम मिलती है, हम तो 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं फिर भी इतनी कम सैलरी मिलती है, हम इतनी मेहनत से काम करते हैं, इतनी माथापच्ची करते हैं, फिर भी हमें कम सैलरी मिलती है। कंपनी तो प्रॉफिट में है, बॉस ही सब कुछ खा लेता है, हमें सैलरी नहीं देता है। इस तरीके की क्या बातें आप करते हो? और क्या आप भी अपनी सैलरी को बहुत ही ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हो? क्या आप अपने रिश्तों को, चाहे आपकी फैमिली वाले हो, चाहे आपके कोई लव्ड वंस हो, जब रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा होता है, ठीक है, स्मूथ चल रहा है, तब आप उनके लिए क्या कभी ग्रेटफुल थे? या आप उनसे तभी बात करते हो जब कहीं पे
कुछ प्रॉब्लम आती है या कभी रिश्तों में कोई ऊंच नीच आ जाती है, तब ही आप उनसे खुल के बात करते हो, या वैसे भी। या आगे वो कहती हैं कि जब तक आपकी कार अच्छे से काम करती है, तब आपने कभी उसको थैंक यू कहा, या किसी दिन वो खराब हो जाती है, कार, मशीन, किचन में मिक्सी होती है, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वॉशिंग मशीन होती है, गीज़र होता है हमारा घर पे, स्कूटर, स्कूटी, बाइक, कार, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी आप रोज की लाइफ में यूज़ करते हो। तो क्या आपने उनको कभी थैंक यू फील किया है उनके लिए दिल से, कि ये आपके काम को कितना आसान बना देते हैं? पर जब किसी दिन वो खराब हो जाते हैं, तब आपको उनकी कदर होती है, तब आपको पता चलता है कि ओहो, अब इसके बिना तो काम नहीं चल रहा है। या आप समझ पा रहे हो ये कहना क्या चाहती हैं? ये कहना चाहती हैं कि आप अपनी चीज़ों को लेके कितने थैंकफुल हो। चेक कीजिए आज कि आप चीज़ों को लेके ग्रैटिट्यूड में हो या उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। अगर फॉर ग्रांटेड लोगे आप अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को, तो ये आपसे छीन ली जाएगी। क्योंकि सबसे पहले दिन से हम एक ही लाइन सुन रहे हैं, इसके अंदर कृतज्ञता का भाव होगा। जो जिस चीज़ को लेके कृतज्ञता प्रकट करेगा, उसको और मौके दिए जाएंगे कृतज्ञ फील करने के। और अगर कोई शिकायतें करेगा तो उसे शिकायत करने के मौके देंगे। इसलिए आज आपको चेक करना है कि आप कंप्लेन ज़्यादा करते हो, नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो, नेगेटिव वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करते हो। तो आप ये याद रखना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, कि जो हम बार बार बोलते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ऐसा ना हो कि अब देखो, पहले जो होता था वो होता है। हो सकता है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता ना हो इससे पहले, हो सकता है आप मैजिक बुक के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इस दुनिया के बारे में आप कुछ नहीं जानते थे, पहले यूज करते थे, अब वो हो चुका है। पर अब आपको हर चीज, क्या आप बोलते हो, क्या आप सोचते हो, उसके ऊपर पहरा रखना है। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आएगा, कोई भी आप नेगेटिव वर्ड जब आप बोलने वाले होंगे, तो आपको आज इस चैप्टर में यही सिखाया जाएगा कि कैसे आपने चीज़ों को नेगेटिव से पॉजिटिव करना है। ठीक है, यही है। आगे रौंडा बन कहती हैं कि क्या आपने कभी कंप्लेन की है मौसम के बारे में, कि हो सकता है आप कहीं पे पिकनिक जाने का प्लान कर रहे हो, पर जब आप सुबह उठे तो क्लाउडी दिन था और आपको लग रहा है कि बस अभी बारिश होने वाली है, तो आप कहोगे हे भगवान, आज ही ये बारिश होनी थी। तो अब देखो, क्या भगवान, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हो, क्या वो आप एक सिंगल पर्सन के लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे? पूरी सृष्टि के बारे में उनको सोचना है। ठीक है, अब हर चीज आपके हिसाब से तो नहीं होगी। और अब क्या होता है कि गर्मियों में धूप से बचते हैं, सर्दियों में धूप को ढूंढते हैं। समझ पा रहे हो आप? अरे मौसम वो प्रकृति है, वो जैसी हो रही है। आज अगर बारिश लगी है, हो सकता है आपको बारिश नहीं चाहिए हो। आज अगर धूप है, हो सकता है आज आपको धूप ना चाहिए हो। तो वो जैसी भी है उसको एंजॉय करो, कंप्लेंट्स मत करो उन चीज़ों में। ठीक है, या कभी ट्रैफिक के जाम में हो, कहीं जा रहे हो, आगे जाम में फंस गए, बहुत देर हो गई, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो, वहीं जाम में फंसे हुए हो, तब बोल रहे हो कि जाम इसलिए लगा है क्योंकि सरकार की ये गलती है, सिग्नल पे ये जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते हैं अच्छे से काम नहीं करते हैं, सिग्नल अच्छे से काम नहीं करता है, देखो सड़क पे कितनी गड्ढे हैं। क्या आप उस वक्त, चाहे वो आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, 5 मिनट हो, क्या आप उस टाइम को अच्छे कामों के लिए यूज कर रहे हैं, अच्छे सोचने में यूज कर रहे हैं, या आप उस टाइम में कंप्लेंट्स कर रहे हैं, चाहे वो किसी की भी कंप्लेन हो? आपके पास हमेशा ऑप्शन रहती है। आप उस टाइम में कोई यूट्यूब पे या कहीं पे भी, जैसा भी आपको अच्छे गाने सुन सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, यूट्यूब पे कुछ अच्छा देख सकते हो जो कि आपके काम आएगा। आप कुछ भी कर सकते हो। या आप अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप लोग और ज्यादा बातें कर सकते हो उस टाइम बैठ के, रेदर देन कंप्लेनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास हैं, पर आप किस चीज पे काम कर रहे हो वो तो आपको देखना है। क्या आप अपने बॉस को लेके कंप्लेन करते हो कि बॉस ऐसा है, बॉस हमें डांटता है? अब देखो, हमेशा हम भी अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं,
और सामने वाला भी अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। हर किसी को किसी ना किसी से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, आप क्या चाहते हो वहाँ से? कि सैलरी मिले, आपको वहाँ से पैसे कमाने हैं, इसलिए आप वहाँ पे लगे हो। बॉस को क्या चाहिए? बॉस को चाहिए प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे चाहिए? अब एक टीम है, टीम में 4 लोग काम करेंगे, तो जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो किसके पास जाएगा? बॉस के पास जाएगा। तो जितना अच्छे से आप काम करोगे, जितना ज़्यादा प्रॉफिट टीम कमा के देगी, उतना ज़्यादा बॉस को फायदा है। ठीक है, तो हर किसी को, अगर बॉस ने आपको हायर किया है तो उसके पीछे उनका भी कुछ प्रॉफिट है, और अगर आप उस नौकरी को कर रहे हो तो उसके पीछे आपका भी कोई प्रॉफिट है। कंप्लेंट्स किस बात की हैं फिर? ठीक है। और अगर आप अपने स्पाउस को लेके, अगर आप अपने पार्टनर को लेके कंप्लेन करते हो, तो आपको क्या लगता है आपका रिश्ता अच्छा होगा? कभी कभी नहीं होगा। ये सिर्फ पार्टनर के लिए बात नहीं है, फैमिली मेंबर कोई भी हो या आपका कोई रिश्तेदार हो। अब आप देखो, आप क्या चीजें देखती हो उनमें ज्यादा। आज चेक करो, खुद को चेक करो कि कंप्लेंट्स की तरफ आपका ध्यान ज्यादा है या उनकी 1-2 अच्छी बातें, जो भी उनमें 1-2 हो, 5 हो, 10 हो, जितनी भी हो। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक इंसान में कुछ भी अच्छा ना हो। डिपेंड करता है आप पे। अब इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब सास बहू के रिश्ते को ना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है वैसे। तो अब देखो, वो सास किसके लिए बहुत अच्छी है, चाहे वो अपनी बेटी के लिए अच्छी होगी, चाहे वो अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छी होगी, अपनी सहेली के लिए अच्छी होगी, वो सबके लिए हो सकता है वो देवी हो। पर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी बहू के लिए अच्छी ना हो। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि सास में कोई क्वालिटी नहीं है। सेम वैसा ही बहू के लिए, बहू अपने घर के लिए बहुत अच्छी है, अपनी फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छी है, अपनी बहनों के लिए अच्छी है, हर किसी के लिए अच्छी है। पर अगर सास उसके बारे में कंप्लेन करती है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बहू में हर चीज ही खराब है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। अब आप देखो, आप, ये तो सिंपल सा एग्जांपल था कि आप शायद रिलेट कर पाओ इस चीज से। पर इसका मतलब ये थोड़ा ना होता कि पर्सन ही बुरा है, वो आदमी ही बुरा है। कुछ तो उसमें अच्छा होता है ना। अब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी की बहू हो या आप सास हो तो एक बार चेक करना, अगर आपके साथ कंप्लेंट्स आपके पास बहुत ज़्यादा हैं सामने वाले को लेके, तो आपका जो ध्यान है ना वो कंप्लेंट्स की तरफ ही है। आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आप चीज़ों की पॉजिटिव साइड को नहीं देख रहे हो। और जब आप ऐसा करोगे, आपको और ज़्यादा कंप्लेंट्स करने के मौके मिलेंगे। इसलिए अपना ध्यान शिफ्ट करना है। आज आपको अपनी चेकिंग करनी है। आगे वो बात करती हैं कि क्या अपने फ्रेंड्स के लिए आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हो? चेक करना। क्या आप हमेशा ये बोलते हो कि फ्रेंड्स तो तभी कॉल करते हैं जब उनको कोई काम होता है, या फ्रेंड्स मतलब कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो बिल मुझसे पे करवाते हैं, कुछ इस तरीके से। या ऐसे बोलते हैं कि ज़िंदगी में अकेले रहना चाहिए, फ्रेंड्स वगैरह ये सब ना कुछ ही टाइम के लिए चलते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो कि यार आपने किसी को सीक्रेट बताया हो पर वो सीक्रेट रहा ना हो, किसी फ्रेंड ने वो एक्सपोज कर दिया हो, तब आपका विश्वास उठ गया हो अगर। तो देखो, आप चीज़ों को लेके कंप्लेन करो, चाहे चीज़ें कितनी भी बुरी हुई हो आपके साथ या कितनी ही बुरी हो, पर फिर भी आपको आज ये चेक करना है कि आपका ध्यान किस तरफ है, कंप्लेन की तरफ या चीज़ों को लेके आप थैंकफुल हो। आगे स्ट्रेंजर की बात करती हैं वो, कि अपरिचित लोगों को आप किस नज़र से देखते हो, वो आप चेक करना। कई बार बहुत बुरी नज़र के साथ देखते हैं कि नहीं, अनजान लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, वो चोर हो सकते हैं, उनके मन में कुछ भी चल रहा हो सकता है। बात ठीक है, अवेयर रहो, हर चीज़ की अवेयर रहो, पर हर किसी को एक ही मापदंड के साथ नापना, ठीक है? हर किसी को एक आपने मेजरमेंट बना के रखी है, उसको उसी के साथ हर कोई जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, आपको देखना ही कुछ नहीं है। आप सिर्फ उसी चीज़ से सबको तोल रहे हो, तो ऐसा नहीं है। आपको चेक करना है आज। आप वेटिंग लाइन में किसी में खड़े हो तो आप क्या उस टाइम फील कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो? क्या आप कोस रहे हो उन आगे वालों के लिए जो वहाँ पे ऑफिसर वगैरह कुछ कोई भी बैठा हुआ है कि ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ये आलसी हैं इसलिए इतनी लंबी लाइन लगी है? क्या ये आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी हमें लाइन में लगना पड़ रहा है? क्या सरकार है? कुछ ऐसी भी कुछ भी बातें हैं ना। क्या आप अपने बिल्स को लेके कंप्लेन करते हो?
कि यार इस महीने तो इतना ज़्यादा बिल आ गया बिजली का, इस महीने तो पानी का बिल इतना ज़्यादा आ गया, टेलीफोन का रिचार्ज इस बार इतना करवाना पड़ा। अरे ऐसे बिलों को लेके अगर कहीं पे गए हो खाने के लिए, इतना लंबा बिल आ गया, इतना बड़ा बिल आ गया, इतना खाया उसने तो है। अगर आप ऐसे काम करते हो ना बिलों को लेके, तो आप एक बात याद रखना कि मनी के एरिया में आपकी कभी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इनडायरेक्टली आप मनी को ही कोस रहे हो वहां पे। बिजली का अगर बिल आता है और आप कहते हो हाय 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 हाय, पिछली बार तो ठीक था पर इस बार तो भाई अति हो गई, इतना ज्यादा बिल आया है। अरे बिल आया है कोई बात नहीं, आपको शुक्रगुजार करना चाहिए कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उस बिल को अदा कर पा रहा हूँ। चाहे आप उस टाइम पैसों को कैसे भी अरेंज कर रहे हो वो अलग बात है, पर क्या आप उसकी कंप्लेनिंग वाली साइड देख रहे हो? आप ये भी तो बोल सकते हो थैंक यू यूनिवर्स, इसका मतलब कि हमारी सरकार कितनी अच्छी है ना, कि हमारे पास बिजली 24 घंटे आ रही है। एटलीस्ट मतलब इसका मतलब ये भी तो है कि हमारे घर में ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब है कि हमारे घर में एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही हैं, गीज़र चल रहा है, हीटर चल रहा है, जो मर्जी। इसका मतलब ये भी तो है ना, बिल अगर ज़्यादा आया है, जेन्युइन बिल आया है अगर आपको और वो ज़्यादा है, तो इट मीन्स आप चीज़ों को यूज़ भी तो कर रहे हो। अब चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तो इट मीन्स चीज़ें भी तो आपके पास हैं, उसके लिए ग्रेटफुल रहो आगे। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, कई बार जब फैमिली बड़ी होती है तब भी बिल ज़्यादा आते हैं। इसका मतलब आपके पास जॉइंट फैमिली है, आप लोग सारे साथ में रहते हो। आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि वाओ, आजकल के ज़माने में भी हम लोग कितने, हम लोगों में इंटीग्रिटी है, कितने हम लोगों में प्यार है, कितना हम लोगों में ये है कि हमने साथ में रहना है। वाओ, आप कुछ भी सोच सकते हो, डिपेंड करते हैं आप पे, आपको क्या साइड देखनी है। देन वो नेक्स्ट बात करती हैं इकोनॉमी के बारे में। अब बोलते हैं कि इकोनॉमी हमारी घट रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे उसके लिए आपको सरकार कोसनी है, आपको उस कंपनी का फाउंडर कोसना है, कुछ भी करना है, डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, आगे आप कहीं पे जाते हो खरीदने के लिए कुछ सामान, ठीक है, मान लो आप गए सब्जी खरीदने के लिए। अब वैसे रेट होता था किसी चीज़ का 20 रुपए पर किलो, पर आज आप गए और आपको मिला 30 रुपए पर किलो। अब आप वहां पे बार्गेनिंग करने लग गए, अरे रे ये कैसे 10 रुपए कैसे बढ़ा दिया तुमने, तो अपने दाम लगा के रखे हैं। ऐसी भी चीज़ें अगर आप कर रहे हो और कंप्लेन कर रहे हो, पर अगर आप देख रहे हो, वो कहेगा नहीं नहीं मैडम जी, चीज़ देखो कहाँ से आई है, बिल्कुल फ्रेश है। देखने में अगर आपको वो फ्रेश लग रही है, लग रहा है कि नहीं क्वालिटी तो है चीज़ में, तो देने में क्या हर्ज है। ठीक है, तो आपको हमेशा चीज़ों की पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। ठीक है, आगे वो बात करते हैं कि सर्विस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अब देखो आजकल बोलते हैं कि जियो वालों का सिग्नल कम रहता है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, पर जिस टाइम उन्होंने फ्री में दिया था तब तो सबने यूज़ किया था। ठीक है, और उसी के चलते आपको याद होगा कि उससे पहले हम इतना यूज़ नहीं करते थे कभी भी नेट का। मैंने तो कभी नहीं किया नेट का यूज़, बहुत सोच सोच के नेट यूज़ किया जाता था, थोड़ा थोड़ा करके यूज किया जाता। उसके बाद तो ऐसे हुआ है, अब तो पता ही नहीं चलता है कितना जीबी एक दिन का चला जाता है। तो आप फिर भी अब उन चीजों को आप भूल गए हो कि उस टाइम उन्होंने फ्री में भी दिया था 1 साल के लिए। तो और अब वो चीजें भूल गए हो कि और क्या चीजें वो कर रहे हैं, उसके आने के बाद क्या चीजें नहीं आई हैं। चाहे भले ही आज उनकी सर्विस चाहे थोड़ी सी कम हो पहले से, है ना, पर आपको ध्यान कहाँ रखना है, कंप्लेंट वाली साइड या ग्रेटिट्यूड वाली साइड। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि अगर आपको ये ऊपर वाली चीजें समझ में आ गई, तो वो कहती हैं कि अब आप चेक करो आप इनके लिए ग्रेटफुल हो या नहीं। अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो और अगर आप कंप्लेन करते हो, आप ये याद रखना बात कि आप अपने सपनों की दुनिया को पीछे धकेल रहे हो ये सब कंप्लेन करके। ठीक है, अब आपको समझना है कि जब भी आप कंप्लेन करते हो, कुछ नेगेटिव बोलते हो, सोचते हो, हाँ सोचने पे भी, अब आप बोलो कि ठीक है, अब सास बहू का लेते हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल थोड़ा इजी रहता है समझाने में भी और समझने भी सबको। तो सास बहू का ये देखते हैं कि अब बहू या सास एक दूसरे को कुछ बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, वो कोई वर्डिंग में कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं एक दूसरे को, पर दिल ही दिल में वो कुड़ते रहते हैं, दिल ही दिल में कंप्लेन चली है या किसी और के पास चुगली चली है, डायरेक्टली नहीं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आपके रिश्ते कभी मधुर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। एक बात याद रखना कि अगर आपको लगता है
ठीक है, आप किसी के साथ चुगली भी नहीं कर रहे हो, आपकी बातें आपके दिल में ही हैं और आपके अंदर ही वो सब कुछ चला है, तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता है। सामने वाला, देखो, वी ऑल आर एनर्जी, हर कोई, हर चीज एनर्जी है। आप एनर्जी हो तो सामने वाला भी एनर्जी है। अगर आप उसके लिए लो वाइब्स रखते हो, आप उसके बारे में गलत सोचते हो, आप उसके बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हो, तो सामने वाला वही एनर्जी कैच करेगा। तो ये सब एनर्जी के लेवल पे चला हुआ है। ठीक है, आप वर्ड्स में चाहे कितना ही मीठा बोल लो किसी को, पर अगर उसको ना सामने से, अगर वो उसने आपकी एनर्जी कैच कर ली ना, तो बोलेंगे आज मीठा क्यों बोल रहा है, इसने मेरी इतनी तारीफ की पर फिर भी ऐसा लगा कि मन से नहीं, कि कुछ मजा नहीं आया, मतलब ऐसे लग रहा था कि ऊपर ऊपर से की है। मतलब होता नहीं कई बार ऐसा कि अब कभी हम बात करते हैं किसी से, पर हमें लगता है ना कि ये सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ सुनाने के लिए मीठा बोल रहे थे, पर दिल से ये कुछ अच्छा नहीं सोचते मेरे बारे में, ऐसा बोलते हैं ना, या कभी ऐसा फील किया है आपने? तो वो इसीलिए होता है। तो आपको अपनी सोच पे भी काम करना है। ठीक है, और आपको ये समझना है अब कि अगर इन सब चीजों में कहीं कुछ गलत चल रहा है ना, ठीक है, कहीं पे कुछ भी गलत चल रहा है आपकी लाइफ में इन सब चीजों से रिलेटेड, और आप चाहे अनइंटेंशनली, अनजाने में ही सही, आप अनग्रेटफुल हो उन चीजों के लिए और बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो चुके हो, तो आपके पास क्या होगा? उन चीजों की कमी ही रहेगी। ठीक है, और आगे वो कहती हैं कि इट्स इम्पॉसिबल टू बी नेगेटिव व्हेन यू आर ग्रेटफुल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ हो तो साथ में ही आप उस चीज के लिए नेगेटिव हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मेरे पास यहाँ पे मेरी थर्मल बॉटल पड़ी है और मैं बोलूं हाय हाय ये थर्मल बॉटल, मतलब दिल, अगर मैं, ठीक है, मैं सुनाने के लिए आपको बोल रही हूँ, बॉटल कितनी अच्छी है ना, जब मैं गर्म पानी इसमें डाल तो कितने घंटों तक उसमें पानी गर्म ही रहता है। मेरा काम कितना ईजी कर देती है ना, मुझे बार बार पानी गर्म करने के लिए नहीं जाना पड़ता है। वाओ, थैंक यू मेरी बॉटल। और साथ में अब मैं बॉटल के लिए थैंकफुल हो रही हूँ, अब मैं साथ में इसके लिए नेगेटिव कैसे हो सकती हूँ जब इसके इतने फायदे हैं? नहीं हो सकता है ना कोई भी। तो ये बोल रही हैं ये इम्पॉसिबल है कि आप ग्रेटफुल भी हो और साथ में नेगेटिव भी हो, इम्पॉसिबल है ये। आगे कहती हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिटिसाइज एंड ब्लेम व्हेन यू आर ग्रेटफुल। जब आप किसी के लिए ग्रेटफुल होते हो ना, तो उसकी आलोचना करना या उसे किसी बात के लिए ब्लेम करना हो ही नहीं सकता। ये सब चीजें साथ में नहीं चलती हैं। ग्रेटिट्यूड, क्रिटिसिज्म और ब्लेम, अगर ग्रेटिट्यूड है तो ये दोनों चीजें नहीं होंगी। ठीक है, आगे वो कहती हैं इट इज इम्पॉसिबल टू फील सैड और हैव एनी नेगेटिव फीलिंग व्हेन यू आर ग्रेटफुल। वो कहती हैं कि अगर आप ग्रेटफुल हो तो ये इम्पॉसिबल है कि आप उस टाइम पे साथ में दुख भी फील कर रहे हो, मतलब आप दुखी भी हो पर और ग्रेटिट्यूड में भी हो, नहीं हो सकता। या आप ग्रेटिट्यूड में हो और नेगेटिव फील कर रहे हो, नहीं हो सकता। अगर आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो ना, तो ये सब चीजें तो आपके पास आएंगी भी नहीं उस टाइम के लिए। ठीक है, आगे वो कहती हैं एंड द बेस्ट न्यूज इज दैट इफ यू हैव एनी नेगेटिव सिचुएशंस इन योर लाइफ करंटली, it would not take a long period of time to transform them with gratitude. आगे वो कहती हैं कि अच्छी बात ये है कि अगर आप, मान लो अगर आप किसी चीज को लेके अभी नेगेटिव सिचुएशन में हो, ठीक है, तो आप ग्रेटिट्यूड की पावर से, ये जो ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड है ना, ये जो कृतज्ञता का तड़का है ना, अगर आप उसको उसमें वो लगा दोगे ना इस वक्त ना, तो ये ज्यादा टाइम नहीं लेगी आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होने में। ये वो कहती हैं यहाँ पे। और नेगेटिव सिचुएशन धुएं की तरह उड़ जाएंगी और आपकी लाइफ में क्या आ जाएगा? मैजिक। आगे रॉन्डा बर्न कहती हैं कि पहली बार जब आप ये करोगे या शुरू में जब आप ये करोगे तो आपको मुश्किल आ सकती है, आपको ये चैलेंजिंग लग सकता है नेगेटिव सिचुएशन में भी ग्रेटफुल रहना। तो चीजें चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, no matter how bad things are, you can always find something to be grateful for. चाहे चीजें वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में हो, पर उसमें भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल रह सकते हो, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। तो आपको वही ढूंढना है। नेगेटिव सिचुएशन में भी, हर एक नेगेटिव सिचुएशन में भी वही पॉजिटिव चीज ढूंढनी है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड में रहना है। फिर आप देखना कैसे मैजिक आपकी लाइफ में आएगा।
और आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। वॉल्ट डिज्नी नाम के एक हैं जिन्होंने पॉलियाना मूवी को बनाया था। लाइफ के ट्रू मैजिक के बारे में हमें बताते हैं पॉलियाना मूवी में। तो डिज्नी ने 1960 में एक मूवी पॉलियाना नाम की बनाई थी, द ग्लैड गेम। आपको अभी स्क्रीन पे फोटो दिखाई दे रहा होगा। आपको यूट्यूब पे इजीली वो मूवी मिल जाएगी, आपको वो सर्च करनी है और देखनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी उस मूवी का, आपको देख लेनी है वो। आपको आज या कल कभी भी जब भी आपको फ्री टाइम मिले पर अगले दिन की प्रैक्टिस से पहले पहले आपको ये मूवी देखनी है। आपको हिंदी इंग्लिश जैसे भी आपको ये देखनी है, यूट्यूब पे आप सर्च ऑप्शन में डालना, आपको पॉलियाना मूवी मिल जाएगी। आप इस मूवी को देखना। इसमें एक लड़की की स्टोरी है कि कैसे वो हर एक नेगेटिव सिचुएशन में भी खुद को खुश रखती थी। वो एक खुशी का गेम खेलती थी कि चाहे कुछ भी हो उसको खुश रहना है बस। फिर आप देखना कि उसकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये मूवी देखना आप। तो रोंडा बर्न कहती हैं कि अपने बचपन में मैं इस मूवी को अक्सर देखा करती थी, द ग्लैड गेम। तो आपको भी ये मूवी देखनी है और देखना है कि नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको ग्रेटफुल रहना है और देखना फिर आपको सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे। आगे वो कहती हैं कि पॉलियाना मूवी में वॉल्ट डिज्नी ये बताते हैं कि कैसे ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर आपकी लाइफ को बदलती है। पर हजारों साल पहले गौतम बुद्धा ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा था, लेट अस राइज अप एंड बी थैंकफुल for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. Let us all be thankful. आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े। और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। देखिए कितनी अच्छी लाइन्स हैं ये। और मैं आपको कहती हूँ ये लाइंस आप हिंदी इंग्लिश जैसे भी आपको अच्छे लगे, आप कहीं पे लिख के ऐसी जगह पे इसको चिपका दें, दीवार में कहीं चिपका दें जहाँ आप इसको पढ़ते रहें। ग्रेटफुल होने के लिए क्या नहीं है आपके पास। ठीक है, अगर आज के दिन आपने बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया, कोई बात नहीं, कुछ तो ऐसा किया होगा। आपने कभी वो बुक पढ़ी है मेक योर बेड? वो बुक बहुत अच्छी है, पढ़ना उसको कभी। वो कहते हैं कि अपना बेड, ठीक है, बेड जब हम सुबह उठते हैं तो बेड में रजाई कंबल तकिया ढंग से रखना, ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं ना, इनको करना चाहिए। मतलब एक रूटीन बना लेनी है कि जब सुबह उठोगे तो एक सेट पैटर्न है एक, कि ऐसे ही आपको रजाई कंबल वो सब रखना है। अगर आप पूरा दिन भी कुछ नहीं करोगे ना तब भी आपको कुछ सेटिस्फैक्शन होगी कि चलो सुबह उठ के मैंने अपना बेड तो ठीक किया था। ये तो एक एग्जाम्पल है। कोई भी ऐसा काम जो कि आप डेली बेसिस पे जो रोज करोगे, जैसे किसी प्लांट को पानी देना है ना, रोज उसको पानी देना है, तो ऐसा कोई काम, ठीक है, आप बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई दिन हमारा ऐसा जाता है जिस दिन हम कोई काम करते नहीं है, या तो हमारा मन नहीं करता, या हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। कोई बात नहीं, कुछ तो किया है ना, ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ किया है। और अगर आप कहीं बीमार पड़ भी जाते हो ना, ठीक है, मरे तो नहीं हो तो जिंदा। एक आशा है ना कि कल सुबह सूरज आप देखोगे, कल एक नई शुरुआत हो सकती है। ऐसा होता है ना। या हो सकता है अभी आपके पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हो, पर फिर भी खाने के लिए भोजन है। जो है उतने में पहले कृतज्ञ होना सीख जाओ, ठीक है। आगे रोंडाबन कहती हैं कि आइए गौतम बुद्धा के इन वर्ड्स को अपनी इंस्पिरेशन बना देते हैं। आज कोई एक प्रॉब्लम पकड़ते हैं, अपने लाइफ की कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन को पकड़ते हैं
और चलिए उसको रिजॉल्व करने पे काम करते हैं। आज ना प्रॉब्लम आपने अब जान ली, लिख लो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आ रही होंगी कि कौन सी प्रॉब्लम को पकड़ो, कोई भी एक उठा लो। समझ में नहीं आ रही, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, तो एक कॉपी पेन लो, लिख लो 4-5। लिखना कैसे है, ऐसे लिखना, रिलेशनशिप देखो, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, अगर सब कुछ ओके ओके चला है, सब कुछ ठीक है, तो छोड़ दो इस एरिया को। हेल्थ में देखो क्या कुछ है, हेल्थ में ऊपर नीचे कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपको काम करना चाहिए, तो पकड़ लो कोई। फिर देखो करियर का एरिया, क्या करियर में कुछ ऐसा है, जांचो, देखो कुछ मिलता है तो उठा लो। फिर मनी के एरिया में देखो क्या कुछ ऐसा है, अगर है तो फिर उसको नोट कर लो। अब देखो मान लो आपके पास 4 एरिया बन गए, 4 एरिया में से मान लो 3 एरिया ऐसे हैं जिनमें कुछ प्रॉब्लम है, उन तीनों में से सिर्फ एक एरिया को पकड़ो आज, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज है। सिर्फ एक एरिया को पकड़ना है आज के लिए, एक एरिया पे ही काम करेंगे हम, ठीक है। तो कोई एक सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम ऐसी कोई पकड़ लो आज, चलो मिल के ना काम करते हैं इस पे। बहुत बात कर ली प्रॉब्लम्स पे, बहुत चुगलियाँ कर ली एक दूसरे की, बहुत सुना लिया कि लाइफ में क्या बुरा चला है। अब ना बात करते हैं कि कैसे ठीक करें इसको, आओ काम करते हैं इस पे। तो रॉन्डा बर्न ने कहा है कि आपको करना क्या है, गौतम बुद्धा के वर्ड्स को इंस्पिरेशन की तरह मान लेना है, और उनको, मैं कह रही हूँ कि उनको लिख के कहीं पे चिपका लेना है। अब गौतम बुद्धा ने कहा है कि कुछ बड़ा नहीं किया है आज पूरे दिन में, छोटा कुछ किया है, उसके लिए थैंकफुल रहो। बीमार पड़ गए हो पर जिंदा हो, अब देखो जिंदा हो तो सब कुछ है, जिंदा हो तो नेक्स्ट मोमेंट में पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है आपके पास। पर अगर कोई जिंदा ही ना हो तब पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए जिंदा हो सबसे बड़ी नियामत यही है। अब क्या करना है आपने, अब आपने देख लिया कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिस पे आपने काम करना है, तो अब आपने क्या करना है, लेना है कॉपी पेन, ठीक है। आप कंप्यूटर पे टाइप करके, फ़ोन पे टाइप करके भी ये सब काम कर सकते हो, बट मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कॉपी पेन से, हाथ से लिख के ये काम करना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको 10 चीज़ें लिखनी है नियामत की उनकी, ठीक है। मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके प्रॉब्लम है करियर के एरिया में, आपने अपना बेस्ट एफर्ट दिया, जितना आप कर सकते हो उतना आपने किया, पर अगर आज आप अनएम्प्लॉयड हो, मतलब कि या तो आप नौकरी छोड़ चुके हो या तो आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, उस केस में ऐसा है, ठीक है। तो रॉन्डा बर्न ने हमें एग्जाम्पल के तौर पे ये समझाया है कि अगर ऐसा आपकी लाइफ में हो तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो वो कहती हैं, देखो कंप्लेन करने के लिए 1000 चीज़ें हैं, हम उन पे बात ही नहीं करेंगे। ग्रैटिट्यूड किस तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि सिचुएशन बहुत नेगेटिव होती है, हमें समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कौन सी चीज़ पकड़ें, तो यहाँ पे वो एग्जांपल दे रही हैं। आप इस तरीके से आइडिया ले सकते हो, है ना, अपनी चीज़ों को रिलेट करना। अब ये तो जॉब के रिलेटेड दे रही हैं, तो आप इस तरीके से सोचना कि अगर सोचो किसी की जॉब चली गई हो, ठीक है, किसी भी वजह से गई हो, या किसी को जॉब से निकाल दिया हो, तो सोचो वो पर्सन कैसे ग्रेटिट्यूड में रह सकता है, कैसे उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रह सकता है। तो वो कहती हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है ना, होगा ना। चलो आप अभी अनएम्प्लॉयड हो, आपको निकाल दिया है और आपके पास अभी कोई नौकरी नहीं है, आप घर पे रह रहे हो, तो आप ये देखो अब आपके पास अपने परिवार को देने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, आप इसके लिए ग्रेटफुल रह सकते हो। दूसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। अब जब रोज ऑफिस जाते थे तब रोज यही कंप्लेन होती थी कि सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, सारे काम पेंडिंग पड़ जाते हैं क्योंकि ऑफिस जाना होता है, ये होता है वो होता है। पर अब तो आपके पास टाइम ही टाइम है, अब तो अच्छे तरीके से अपने लाइफ को मैनेज कीजिए, आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसको, जो आपके पेंडिंग काम पड़े हुए थे या जो आपके होते ना कि कुछ चीज़ें हम बड़े टाइम से करना चाह रहे थे, अब वो आप कर सकते हो, तो आपको उसके लिए टाइम मिल रहा है, तो अब आप अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से बेहतर तरीके से चला सकते हो, तो इसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। पॉइंट नंबर 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। आपने चाहे जितना भी टाइम नौकरी की हो,
आपको कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस वहाँ से मिला ही है। काम कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, और जो भी आप काम वहाँ पे करते होंगे उससे रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला होगा। तो ठीक है, अगर आप अभी बेरोजगार हो पर आपने ज़्यादा टाइम तो आपने नौकरी की है, चाहे वो टाइम कितना लंबा हो चाहे वो कितना छोटा हो, आपने नौकरी की है तो आपको एक्सपीरियंस भी उस चीज़ का मिला है, तो उसके लिए आप कृतज्ञ रहो। नेक्स्ट, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। इसके लिए कैसे ग्रेटिट्यूड में रह सकते हो आप? और हुआ है कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं पहली बार ही तो बेरोजगार रहा हूँ, इसमें अब देखो, एक एग्जाम, कोई लाइफ की सिचुएशन, कोई लाइफ का रिलेशन, या आपकी कोई एक जॉब आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन नहीं कर सकती है। तो कहीं पे रुकना क्यों है, कहीं पे स्टक क्यों फील करना है कि उसके आगे आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं? ऐसा नहीं होता है ना। हम खुद भी सेल्फ डाउट करते हैं कि क्या मुझे काम आता होगा, कि कोई मुझे हायर कर लेगा। अगर आपको कोई खुद पे डाउट नहीं है, आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मुझे मिल जाएगा, तो वो इंसान हमेशा उस चीज़ को ग्रेटिट्यूड में लेगा कि चलो अब नई अपॉर्चुनिटी मिली होगी। पर अगर किसी को सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा, उसको विश्वास ही नहीं है कि मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कहीं पे अच्छी नौकरी मिल सकती है, मेरे नियर बाय में मिल सकती है, अच्छी कंपनी में मिल सकती है, तो वो ऐसे चीज़ों के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, आपको हमेशा, ये दुनिया अनंत है, अपॉर्चुनिटीज अनंत हैं, आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना है, तभी आपको मौके मिलेंगे ग्रेटिट्यूड और फील करने के लिए। अगर नेगेटिव रहोगे तो तब तो फिर नेगेटिव रहने के ही आपको सिचुएशन ऐसी मिलेगी। आगे वो कहती हैं कि पॉइंट नंबर 5 है कि मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। ऑब्वियसली कितनी सारी नौकरियां पड़ी हुई हैं, ऐसा थोड़ा ना है कि नौकरियां खत्म हो गई हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अभी आपको नहीं मिली है, कोई बात नहीं, मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। होप तो रखो, खुद पे एक कॉन्फिडेंस तो रखो कि मिलेगा। ठीक है, आगे नंबर 6 है, मैं उन सब चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और इंटरव्यू देते समय सीखी हैं। अब जब आप कहीं पे इंटरव्यू फेस करते हो, चाहे आपकी सिलेक्शन वहाँ पे हो या नहीं हो, या आप कोई रिक्रूटमेंट किसी भी तरीके से फील करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मर्जी, है ना, या आप कहीं पे जाके करते हो, वहाँ पे पता करते हो, है ना, तो आपके पास उस चीज़ का अनुभव आता है एक। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि चीज़ कुछ सिखा के ही नहीं गई है ना। चाहे आप कहीं पे गए हो, वहाँ का पता किया हो, वहाँ पे जाके विजिट किया हो, तो एटलीस्ट आप वहाँ पे जाके उस प्लेस को एक्सप्लोर तो किया है। ठीक है, वहाँ के एनवायरनमेंट कैसा है वो देखा है। ठीक है, उस इंटरव्यू अगर कोई दिया हो आपने, चाहे आप सिलेक्ट हो चाहे नहीं हो, आपको ये तो पता चला कैसे क्वेश्चन वहाँ पे पुटअप किए जाते हैं, कैसे वहाँ पे बैठना होता है, कैसे कैसे इंटरव्यू के साथ बात करनी होती है, कैसे बैठना होता है, कैसा वहाँ का माहौल रहता है, वो सब तो आपने सीखा होगा ना। तो वो आपके काम आएगा आगे कभी, जब आप नेक्स्ट टाइम कभी इंटरव्यू दोगे, कोई आवेदन करोगे कहीं पे, है ना। तो आगे वो कहती हैं 7th पॉइंट में, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी हेल्थ बिल्कुल अच्छी है और मैं आगे भी काम कर सकता हूँ। वाओ, अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड में रहो। आगे वो कहती हैं 8 पॉइंट में, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। अगर आपका परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है, आप चाहे अनएम्प्लॉयड हो, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ है, कोई बात नहीं, तुम्हारी एक नौकरी गई है तो दूसरी मिल जाएगी, ऐसे ही होता है ना। तो कोई बात नहीं, आपका परिवार आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ है, आपको क्या डर है, आपको क्या चिंता खाई जा रही है, आप उसके लिए कृतज्ञ रहो ना। जिसको नहीं मिलता है उससे उसकी कीमत पूछना कभी, कोई मिलेगा ऐसा तो उससे उसका एक्सपीरियंस जानना कभी, फिर देखो आप कितने कृतज्ञ हो। ठीक है, 9th पॉइंट वो कहती हैं, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। आप काफ़ी टाइम से कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपकी रोज़ की एक ही रूटीन है कि आपको सुबह उठना है, तैयार होना है, अपने काम करने हैं, वहाँ जाके काम करने हैं, ये करना है, वो करना है, शाम को घर आना है, मतलब आप बहुत टाइम से एक ही पैटर्न को अगर आप जी रहे थे, अब आपको टाइम मिला है, अब आपको टाइम मिला है आराम करने का, आराम करो उसमें। आपको काफ़ी टाइम से आपकी बॉडी को वो रेस्ट की ज़रूरत थी, आपको उस रेस्ट की ज़रूरत थी, तो उस चीज़ को इंजॉय करो रेदर देन थिंकिंग कि मेरे पास अब कोई रोजगार नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, ये सब चीज़ें। ठीक है,
आगे वो 10th पॉइंट में कहती हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे ये एहसास हो गया है कि ये मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। मैंने बोला ना, जब तक चीजें होती हैं, जब तक रिश्ते अच्छे होते हैं, उनकी कदर नहीं होती है। वैल्यू तो तब होती है जब वो हाथ से चली जाती है चीज। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे ये एहसास हो गया, चलो एहसास हुआ, देर सवेर जब भी हुआ हुआ तो सही ना। अब आपको उस चीज की इंपॉर्टेंस पता चल रही है, आप कभी उसको आगे फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे। ठीक है, तो ये सब 10 पॉइंट उन्होंने बताए हैं कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, अनएम्प्लॉयड इस तरीके से है कि कभी वो नौकरी करता था पर अब अनएम्प्लॉयड है, किसी भी तरीके से उसने अपनी नौकरी को खो दिया है, तो वो कैसे अपने 10 पॉइंट निकाल के लिख सकता है। अब आप देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल मिल गया है, आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया है अब आपको कि कैसे आपको नेगेटिव सिचुएशन में भी अच्छी चीजों को ढूंढ के लिखना है। ठीक है, और इस तरह से एक बेरोजगार व्यक्ति कृतज्ञता की शक्ति के साथ अपनी लाइफ में नए सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करेगा, कुछ अलग अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो अपनी करंट सिचुएशन के साथ ग्रेटिट्यूड में है। और फिर देखना कैसे मैजिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये जो पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड है ना, ये सभी नेगेटिव सिचुएशंस को ख़त्म कर देती है, और आपके पास अनलिमिटेड वेज होंगे अपनी इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने के। इसलिए इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करें और अपनी लाइफ में मैजिक होता हुआ देखें। आगे रॉन्डा बर्न एक और एग्जाम्पल से हम समझाती है कि मान लो अगर एक बेटे और पिता के रिश्ते में खटपट चल रही हो, और बेटा ये महसूस करता हो कि वो चाहे जो कुछ भी कर ले पर पिताजी कभी उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो कैसे वो बेटा अपने पापा के लिए वो 10 ग्रेटिट्यूड लिख सकता है। मतलब कि अब ये तो बेटा और पिता के रिश्ते का एग्जाम्पल दिया है, पर आप इसको बहुत ध्यान से सुनना कि कैसे अपने पापा में क्या अच्छाइयाँ हैं, उनकी प्रेजेंस उसकी लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जब बेटा वो ध्यान से बैठकर लिखने लगेगा, और आपको ज़्यादा नहीं, पहले 10 पॉइंट्स पे ही काम करने हैं, तो आप, हो सकता है थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे आपको शुरू में ये, पर आपको काम करना है। क्यों? क्योंकि आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। अब बहुत हो गया, कितना नेगेटिविटी में जीना है, क्योंकि आपको पता है वो अंदर ही अंदर आपको ही परेशान करती है। इसलिए अब इस पे काम करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। नंबर 1 पॉइंट है, एक बेटा अपने पापा के लिए ग्रेटिट्यूड लिख रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। देखो, हो सकता है बेटे का रिलेशन पापा के साथ इस टाइम थोड़ा सा खराब चल रहा हो, फिर इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके सारे रिलेशन ही खराब है, बाकी और भी तो रिलेशन है। ठीक है, उसके अलावा बाकी सब तो ठीक चल रहा है, आप उसके लिए ग्रेटफुल रह सकते हो। आगे पॉइंट नंबर 2, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वह मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। आप सबको पता है कि मैक्सिमम यही होता है कि हमारे पेरेंट्स उतना नहीं पढ़े होते हैं जितना हम पढ़े होते हैं, क्योंकि उनका यही सपना होता है कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे जाएं। जो शिक्षा या कोई अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिली थी वो उन्हें मिले, तो वो चाहे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे भी होगी, वो आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको खूब पढ़ाएं। तो वो इसी बात के लिए आप उनके लिए ग्रेटफुल रह सकते हो कि जो शिक्षा उन्हें नहीं मिली थी उन्होंने वो मुझे दी, उसके लिए थैंक यू। आगे पॉइंट नंबर 3, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। अब देखो, हमारे पिताजी क्या करते हैं, काम करते हैं, धन कमाते हैं, जिससे हमारा परिवार चलता है। जो भी हमारी रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं वो पापा ही तो पूरी करते हैं, तो आप उनके लिए ग्रेटफुल रह सकते हो। देखो, अगर आपके रिलेशन में अभी थोड़ी सी अनबन हो, थोड़ी सी, एक जनरेशन गैप भी होता है जिस वजह से
आपको लगता है कि आपके पिताजी आपकी बातें नहीं समझ पाते हो या आप समझा नहीं पा रहे हो, तो उस वजह से कई बार ऐसा होता है कि कुछ खटपट हो जाती है। पर फिर भी जो बचपन का अच्छा टाइम था या अभी भी जो अच्छा टाइम है, उसके बारे में सोच के ग्रेटफुल रहना है। आगे वो कहती हैं पॉइंट नंबर 4 में, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो कि कभी वो आपको पिकनिक पे लेके गए, कभी वो आपको कहीं घुमाने लेके गए, या बचपन में जब उन्होंने साइकिल आपको चलाना सिखाई थी, या बचपन में जब आप गिर जाते थे तो वो कैसे आपको उठाते थे, आपको पैम्पर करते थे। वो सब चीज़ें आपको याद करनी है और वो लिखनी है। आगे वो कहती हैं पॉइंट नंबर 5 में, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। तो आपने देखा होगा कि टीनेज तक हमें थोड़ी ज़्यादा डांट पड़ती है। जब हम 22 क्रॉस कर लेते हैं, अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने समझदार हो, है ना। तो नॉर्मली यही होता है कि स्कूल टाइम में हमें थोड़ी ज़्यादा डांट पड़ती है, और अब वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हम पे, क्योंकि अब उन्हें भी पता होता है कि बच्चे जैसे बड़े होते हैं उनकी समझ भी बढ़ जाती है, तो अब वो भी हमें समझदार समझना शुरू कर देते हैं, इसलिए थोड़ी सी कम डांट पड़ती है। आगे पॉइंट नंबर 6 में वो कहती हैं, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। जब कभी आपके पेरेंट्स या आपके पापा मम्मी कोई भी जब आपको डांटता है तो वो क्यों डांटता है? ताकि आप अपने उस गलती को दोबारा ना करो, या कोई ऐसी बात जो आप कुछ समझ में नहीं आई थी तो कई बार वो डांट के बोल देते हैं, या कई बार कभी हम सुनते नहीं हैं तो वो डांट के हमें फोर्सफुली वो चीज़ जैसा ठीक होता है वैसे वो करवा देते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि वो डांट के कोई चीज़ हमें समझाते हैं, तो हो सकता है उस टाइम के लिए हमें डांट बुरी लगे, पर डांटते भी तो अपने ही हैं। वो अपना समझ के ही तो डांटते हैं, मेरी परवाह करते हैं तभी तो डांटते हैं, उनको मुझसे प्यार है इसलिए तो डांटते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं लाइफ में कोई गलती करूं, वो नहीं चाहते कि जिन चीज़ों का उनको एक्सपीरियंस है वो अगर खराब है तो वो मैं भी एक्सपीरियंस करूं, है ना। पॉइंट नंबर 7 में वो कहती हैं, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। अब आपके पेरेंट्स के या आपके पापा के रिलेशन आपके साथ कैसे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है। देखो जैसे भी हैं, पापा ने आपको सब कुछ दिया है, आपके साथ बहुत अच्छे से प्यार से बात करते होंगे, तो उससे आप ये देखते हो, या पापा जब दादाजी से बात करते हो तो आप उन सब चीज़ों को देख के ये देखते हो कि हमें अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, हमें कैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए और कैसे छोटों के साथ पेश आना चाहिए। वो सब हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं, तो वो यहाँ पे अपने पापा को इस बात का क्रेडिट दे रही हैं। पॉइंट नंबर 8 में वो कहती हैं, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। इस पॉइंट में वो बताती हैं कि वो अपने पिताजी के लिए कैसे कृतज्ञ हैं, कि कैसे उन्होंने मुझे इस बात के लिए एनकरेज किया है कि एक हैप्पी और कॉन्फिडेंट चाइल्ड को कैसे बड़ा करना है, क्योंकि वो खुद वैसी थी इसलिए वो ऐसा कह रही हैं। आगे पॉइंट नंबर 9 में वो कहती हैं, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिताजी के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। आपके पास पिताजी हैं, आपके पास सबसे बड़ी दौलत है, ये आपके माता पिता आपके पास वो हैं। आपने चाहे कभी उनके साथ कोई बुरा पल बिताया हो, कोई बैड एक्सपीरियंस हो, पर आपके पास पिता हैं, और पिता की क्या वैल्यू होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो तो सब जानते हैं। इसलिए ग्रेटफुल रहिए। आपने जो हंसते हुए पल उनके साथ बिताए हैं, कभी उनके बारे में सोचना जिनके पास पापा नहीं होते हैं। तो आपके पास वो नियामत है, सबसे बड़ी नियामत है। कभी भी कुछ हो जाए, आपको पता है आपके पिताजी हमेशा आपकी बैक सपोर्ट बन के खड़े रहेंगे। चाहे आपकी शादी भी हो गई हो,
चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, वो एक ऐसे इंसान होंगे आपकी लाइफ में जो हमेशा आपके सपोर्ट में होंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा उनके लिए कृतज्ञ रहो, क्योंकि वो आपके पास हैं। आगे वो कहती हैं पॉइंट नंबर 10 में, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छा समय रहेगा। बन के पिताजी 2004 में गुजर गए थे शायद। तो पिताजी के गुजरने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गई थी और बहुत नेगेटिव रहती थी। तो उस टाइम उनकी बेटी उनको एक बुक गिफ्ट करती है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। वो उसको पढ़ती हैं और उसको समझते हैं। उसके बाद वो सीक्रेट मूवी लेके आती हैं, उसके बाद वो सीक्रेट बुक लिखती हैं और उसके बाद ये सिलसिला जारी होता है और वो बहुत सारी बुक्स लेके आती हैं और उस रहस्य से पर्दा उठाती हैं। और हमें भी आज वो कैसे ग्रेटिट्यूड किया जा सकता है वो सिखा रही हैं। तो थैंक यू रोंडा बर्न, थैंक यू उनके पिताजी को। और वो कहती हैं कि पिताजी जब साथ थे तो जो कठिन समय था वो भी अच्छा था। मतलब वो बोलते हैं ना कि जब अपने साथ होते हैं तो मुश्किल वक्त भी इजीली गुजर जाता है, तो ये वही बात है। आगे वो कहती हैं कि इस तरह से जब बेटा अपने पिता के लिए दिल से पूरी शिद्दत के साथ कृतज्ञता महसूस करेगा तो फलस्वरूप ये होगा कि उसके संबंध बेहतर हो जाएंगे। बेटा अपने पिता के बारे में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, उनकी कितनी इज्जत करता है, उनको कितना प्यार करता है, अब वो सब चेंज हो जाएगा, हर चीज बदल जाएगी, क्योंकि अब वो उनकी अच्छी वाली साइड को देख रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख रहा है। तो उसको और मौके मिलेंगे और अच्छी चीज़ों को देखने के और अच्छी चीज़ें जो उसके साथ घटी हैं उनको याद करने के। और देखना आप, बेटा अपने पिता के लिए कृतज्ञता महसूस करेगा दिल से, तो वही वाइब्स उसके पिताजी को भी जाएंगी और पिताजी के मन में भी उसके लिए प्यार, कृतज्ञता सब कुछ उमड़ेगा और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के लिए जो भी सोचते थे, जो भी समझते थे, उसमें बदलाव आएगा और होगा ये कि उनका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मधुर हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल से अभी रोंडा बर्न ने हमें समझाया कि कैसे हम विपरीत परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं ग्रैटिट्यूड की पावर से। इसके लिए आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेना है और उसके बाद आपको लिखना है। ठीक है, दिल से लिखना है, सोच सोच के लिखना है, 10 पॉइंट लिखने हैं, काफ़ी हैं। आगे रोंडा बर्न कहती हैं कि याद रखें, जब आप इस तरह से ग्रैटिट्यूड फील करना महसूस करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो भावनाएं वो ऊपर उठेंगी, आप बहुत अच्छा महसूस करने लगोगे। और जब आप ऐसा महसूस करने लगोगे पहले से बेटर, तो आप देख लेना कि आपकी परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं और बेहतर बनने वाली हैं और जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है, वो जल्दी ही प्रकट होने वाला है। इस भी नेगेटिव सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहते हो, उसका बस एक ही तरीका है कि अपना सारा फोकस ग्रैटिट्यूड की तरफ, उन लोगों की, उन सिचुएशन की अच्छाई की तरफ देखने में फोकस कर दो। सारा काम वहीं पे, दिमाग है ना ये जो 10 डायरेक्शन में घूमता रहता है, उसको काम पे लगा दो कि तुम्हारा काम है सिर्फ अच्छी चीज़ों की तरफ नज़र रखना, अच्छी चीज़ों को ढूंढना और चुन चुन के आपको बताना कि इसमें ये अच्छा है, अगर ऐसा हुआ तो देखो इसमें ये अच्छा हुआ। इसलिए विज़न बड़ा रखो, विज़न छोटा रखोगे ना तो दुखी रहोगे, क्योंकि आपकी नज़र सिर्फ थोड़े तक जाएगी और जब नज़र थोड़े तक जाती है ना तो आदमी सोचता है कि बस यही है मेरे पास, वो जो अनलिमिटेड चीज़ें हैं, सोर्सेज हैं, यूनिवर्स है, उसकी तरफ तो नज़र जाती ही नहीं है। इसलिए विज़न बड़ा रखो, आगे तक सोचो कि कैसे ये आपकी हेल्प कर सकता है और ढूंढनी क्या है, पॉजिटिव साइड उसकी। ठीक है, आगे रोंडा बर्न कहती हैं कि जब आप वो 10 पॉइंट्स लिखोगे ग्रैटिट्यूड में, है ना, तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने सेंटेंस दिया है कि आपको उसी सेंटेंस के पैटर्न में वो लाइंस लिखनी है। ठीक है, इंग्लिश में है आई एम सो ग्रेटफुल फॉर डैश, जैसे कि
आई एम सो ग्रेटफुल फॉर रॉन्डा बर्न कि वो इस बुक के थ्रू हम सबको ग्रेटिट्यूड करना सिखा रही हैं। मैं रॉन्डा बर्न के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, क्योंकि वो हमें क्या सिखा रही हैं? वो हमें सिखा रही हैं कि कैसे ग्रेटिट्यूड करना है ना। आगे वो कहती हैं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर रॉन्डा बर्न। मैं रॉन्डा बर्न के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और तीसरा है जो वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने पॉलियाना मूवी लाई थी, वो किस तरह से लिखते हैं? वो लिखते हैं, आई एम सो ग्लैड दैट, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास द मैजिक बुक है ना। तो आप इन तीनों में से जो भी आपको ठीक लगेगा, हिंदी इंग्लिश जैसे भी, आप तीनों में से किसी एक को चुन लेना और उस हिसाब से अपनी लिस्ट बनाना। जब आप 10 पॉइंट्स लिखोगे तब आप ऐसे ही अपने सेंटेंस की फॉर्मेशन करोगे, ठीक है। उसके बाद वो कहती हैं कि जब आप ये लिस्ट बना के ख़त्म कर दोगे ना, तो आपको लास्ट में क्या लिखना है? थैंक यू। उसके बाद आपको लास्ट में क्या लिखना है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। और हिंदी में है, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, ये आपको लास्ट में लिखना है और दिल से फील करना है कि अब आपको सॉल्यूशन, रेजोल्यूशन, ये जो आदर्श समाधान है ये मिलने वाला है। इसके लिए बोल देना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप देखना, पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू करोगे, आपकी एनर्जी वैसे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और आपको खुद सॉल्यूशन दिखेंगे। होता ये है कि उससे पहले तक हमारा फोकस ही प्रॉब्लम की तरफ होता है, इसलिए हमें उसमें कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब अपनी नज़रें कहाँ रखनी है? पॉजिटिव साइड को। आगे वो कहती हैं कि सिर्फ आज के लिए, ठीक है, सिर्फ चलो एक दिन के लिए आप खुद को एक चुनौती दो कि आज आप कोई भी नकारात्मक शब्द यूज़ नहीं करोगे, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन के बारे में नहीं सोचोगे, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलोगे। आज आपको काम करना है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए। अब ऐसा कैसे होगा? अब इतने सालों से हम जो एक पैटर्न फॉलो करते आए हैं, अब वो एक दिन में कैसे चेंज होगा? तो वो कहती है कि बस थोड़ा सा ध्यान देना है खुद पे। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बोल रहे होते हैं, पर फिर हमें ध्यान देना है कि नहीं, आज तो चैलेंज लिया है और एक दिन का तो चैलेंज है, लेकर तो देखो, एक दिन ऐसे जी के तो देखो कि जिस दिन आप कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलोगे, जी के देखो कैसा लगेगा आपको आज का दिन। तो आपको क्या करना है? आज कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना है, किसी के बारे में किसी से चुगली नहीं करनी है। कुछ भी जो नेगेटिव वाली बातें होती है ना, वो कुछ भी नहीं करनी है, सोचनी भी नहीं है। जब भी सोचने लगोगे तो करना क्या है? उन्होंने कहा है कि अब ऐसा कैसे हो सकता है, अब ऐसा सबके साथ नहीं होगा ना। तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, थोड़ा सा सजग रहना है खुद के बारे में। जब भी आप ऐसा कुछ सोचने लगोगे या बोलने लगोगे, तो आपको इमीडिएटली ये कहना है, इंग्लिश में बोलती हूँ पहले, बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर डैश। ठीक है, मान लो कि अब सास और बहू का कुछ ऐसा एग्जाम्पल है ना जो सब कुछ जल्दी समझ में आता है, इसलिए मैं वही लेती हूँ। मान लो आप अपने सास के बारे में कुछ गलत सोच रहे हो या किसी से गलत बोल रहे हो, और फिर आपको ध्यान आया कि नहीं, आज तो एक दिन के लिए चैलेंज लिया है, तो आपको क्या करना है? उस टाइम इमीडिएटली खुद को चेंज करना है। कैसे करना है? बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर माई मदर इन लॉ, क्योंकि वो जो उन्होंने लास्ट मेरे बर्थडे पे मुझे शॉल गिफ्ट की थी ना, बड़ी प्यारी है, और जब भी मैं उसे ओढ़ती हूँ ना, सब लोग मेरी तारीफ ही करते हैं। तो शॉल तो मम्मी ने बड़ी अच्छी दी थी मुझे, है ना। और हिंदी में कैसे होगा? लेकिन मुझे कहना है कि मैं मम्मी जी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। ऐसे सोचना है क्यों कृतज्ञ हूँ? क्योंकि मम्मी जी ना खाना बड़ा अच्छा बनाती हैं, अचार भी बड़ा अच्छा डालती हैं, तो उसके लिए तो कृतज्ञ होना भी बनता है, ठीक है। हो सकता है सुबह ही सासू माँ से डांट पड़ी हो और उसकी चुगली आप अपनी सहेली से
या अपने मायके वालों से कर रहे हो। फिर आपको ध्यान आता है बीच में कि नहीं, आज के दिन तो मुझे ऐसा नहीं करना है, आज की प्रैक्टिस ही यही बोलती है, या आज तो मुझे इस चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव देखना है, ना नेगेटिव बोलना है, ना सोचना है, किसी से कहना है, तो मैं तो ऐसा नहीं करने वाली हूँ। फिर आपको ध्यान आया, फिर आप एकदम से सोचोगे कि मम्मी का कोई पॉजिटिव पॉइंट ढूंढती हूँ। फिर आप बोलोगे लेकिन मुझे ये कहना है, खुद को ही सुना रहे हो आप ये, क्योंकि आप सोच रहे हो। लेकिन अगर आप किसी से चुगली कर रहे हो तो आप उन सामने वाले को भी ये कह सकते हो। अब देखो, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, अपनी सहेली से बात कर रहे हो कि देखो यार, आज ना मेरे से नमक थोड़ा ज़्यादा डल गया था और देखो मम्मी ने मुझे इतना डांट दिया। फिर आपको ध्यान आया, फिर आप बोलोगे लेकिन मुझे ये कहना है कि मैं मम्मी जी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। मतलब मम्मी जी चाहे जैसे भी हो, जब पर यार वो सच में खुद तो बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं। उनके खाने का तो कोई मुकाबला नहीं है। शायद इसलिए उन्होंने मुझे डांटा हो कि मैं भी उनकी तरह अच्छा खाना बनाया करूं। वो मुझे सिखाना चाहती हूँ ताकि आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूं। देखो, एनर्जी शिफ्ट होगी या नहीं होगी, खुद शिफ्ट होगी ना। अब आप खुद सोचो, अब आप ग्रेटफुल होगे, अब आप अच्छा महसूस करोगे ना। अब फिर आपका मन थोड़ा ना करेगा कि अपनी सहेली को और आगे चुगलियों पे चुगलियां सुनाते रहें, नहीं करेगा ना। यही समझाना चाहती हैं रॉन्डा बर्न। आगे वो कहती हैं कि इस तरीके से आज आपको ये प्रैक्टिस करनी है और फिर आपको देखना है कि जब आप इतने थैंकफुल रहोगे ना हर चीज़ के लिए, हर रिश्ते के लिए, तो फिर आप देखना कि कैसे मैजिक आपकी लाइफ में आता है और आपको पकड़ के रखता है। और फिर देखना आप कि कैसे जादू होना शुरू हो जाता है। और ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है ना आपकी लाइफ की, ये छोटी मोटी सिचुएशन है, रिश्तों में ऐसे खटपट चली हुई है, ये आगे फिर डिसअपियर होने वाली है फ्यूचर के लिए। ये नहीं आएंगे अब आगे। अब तो ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, ये अपना जादू दिखाएगा, और ये ऐसा जादू दिखाएगा कि अब आगे ये पूरी लाइफ में दिखाई देगा। बस आपको मैजिक मैजिक ही प्रज्वलित होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ आज आपका चैप्टर खत्म होता है। अब आते हैं कि आज की प्रैक्टिस क्या है। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 7, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। पॉइंट नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग। डे 1 की पॉइंट नंबर 1, डे 1 की प्रैक्टिस, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी नियामतें गिने। आपको सुबह उठ के 10 नियामतें लिखनी है और ये भी साथ में लिखना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो, और बाद में वो पढ़नी है और कहना है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये तो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि आप इतने दिनों से ये कर रहे हो। अब तो आप इसमें माहिर हो गए होने। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2, कि अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हो। उसको चुन लो और फिर उस पर आपने काम करना है। पॉइंट नंबर 3, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। ठीक है, ऐसी 10 पॉइंट्स ढूंढ के लिखने हैं कि चाहे कितनी ही नेगेटिव सिचुएशन हो, पर आप फिर भी उन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हो। ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 4, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इंग्लिश में है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, ये लिखना है एंड में, क्योंकि अब आपको क्या मिल गया है आदर्श समाधान, परफेक्ट, जो कि उस चीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो मिल गया आपको। रेजोल्यूशन, परफेक्ट समाधान मिल गया उस चीज का। ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 5 कहता है कि केवल आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें। पॉइंट नंबर 5, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाएं और कहें लेकिन मुझे ये कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। जब भी आप कोई नेगेटिव सिचुएशन में खुद को पाते हैं, नेगेटिव चीजें बोल रहे होते हैं,
या सोच रहे होते हैं, एकदम से वो मैजिकल लाइफलाइन एकदम से खुद को रोकना है और वो मैजिकल लाइफलाइन कहनी है। बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर डैश, जिसके लिए भी आप लिख रहे होंगे उनके लिए। ठीक है। और प्रैक्टिस नंबर और 6 पॉइंट है कि जब आप सोने के लिए जाएं तो सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को अपने हाथ में रखें। पूरे दिन में क्या सबसे बेस्ट आज घटा है उसके बारे में सोचना है, उसके लिए कृतज्ञता फील करनी है और लास्ट में कहना है थैंक यू और सो जाना है। और इसी के साथ आपके डे 7 की प्रैक्टिस खत्म होती है। ठीक है। आपने अब ये सुन लिया है, एक बार खुद भी ये चैप्टर पढ़ लेना, फिर अच्छे से समझ लेना, वर्डिंग भी देख लेना कैसे लिखना होता है और वैसे ही किया करना। बस एक बार आपने सोच लिया ना कि अब मैं कल का दिन अच्छे से बिताऊंगी, कुछ भी नेगेटिव सोचूंगी नहीं, बोलूंगी नहीं, करूंगी नहीं। ठीक है। तो आप देखना, अगर आप सीरियसली खुद को ना एक ऑर्डर देते हो ना अपने माइंड को, तो ये काम करेगा। ठीक है। अगर आप इसको रिलैक्स रखोगे ना तो ये भी रिलैक्स ही रहेगा। को ऑर्डर दे देना है, फिर जैसे आप कुछ करने लगोगे या कभी गलती से निकल जाएगा तो खुद ही आपको याद आ जाए कि नहीं ऐसा नहीं करना है। और एक और टास्क है और आज आपको एक और काम है कि आपको पॉलियाना मूवी यूट्यूब पे देखनी है। ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करना पॉलियाना मूवी, हिंदी इंग्लिश जैसे भी मिलेगी, जैसे आपको कंफर्टेबल लगती है वैसे देख लेना, पर ज़रूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है ये। ठीक है। यही आपका टास्क है। गुड नाइट टू एवरीवन। यही आज के और अगर आपके पास मैजिक बुक का पीडीएफ नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपके पास मैजिक बुक का पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। अगर आपके पास बुक है तो और भी अच्छा है, पर हाँ ये बहुत कंपलसरी है कि आपको बुक खुद पढ़नी है। ठीक है। खुद भी पढ़नी है, वीडियो को भी सुनना है, तब आपको बिल्कुल ठीक समझ में आएगा। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। सुन के आप ये सोचोगे कि आप सिर्फ सुन लोगे और उससे जादू आपकी लाइफ में होने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो जादू है ये तभी होते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो और दिल से प्रैक्टिस करते हो और दिल से वैसा करते हो जैसे ये बुक कहती है। बिल्कुल अंधे गूंगे बहरे बन जाओ 1 महीने के लिए। जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अब अपना इलॉजिकल माइंड बिल्कुल नहीं चलाना है। ये बिल्कुल 1 महीने के लिए इसको बोल देना है कि तुम चुप रहो, इसको साइड में बिठा देना है, सुननी नहीं है इसकी कोई बात 1 महीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए करके देखो क्या होता है। जब भी आपको कोई छोटे बड़े जैसे भी मैजिक होते हुए अपनी लाइफ में दिखाई देते हैं, प्लीज शेयर करें ताकि हम लोग इंस्पायर हों और लोग जो इस जर्नी में नए जुड़े हैं उनको पता चले कि कैसे कैसे मैजिक हो सकते हैं, वो इंस्पायर हो उनसे। इसलिए प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरीज को शेयर किया करें। ठीक है। तो मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, नई प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। सबका मंगल हो।